मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑथराइज्ड डिडक्शंस। ऑथराइज्ड डिडक्शंस क्या है? सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है ब्रीफली समझा देता हूँ। देखिए, जब हमने द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उस समय हमने समझा था कि ये जो एक्ट है उसको बनाने के पीछे क्या रीजंस थे और किन ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस करने के लिए, किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ये जो एक्ट है वो बनाया गया या ये लॉ है वह बनाया गया। तो उसमें एक था कि अनजस्टिफाइड जो डिडक्शंस ऑफ वेजेस, यानी एक प्रकार से गैर न्यायोचित, ठीक है ना, जो मजदूरी में से कटौतियां। पहले क्या सिस्टम था कि जो प्रिंसिपल है या जो जिसको हम जो एम्प्लॉयर है या सर्विस प्रोवाइडर है, नियोक्ता, ठीक है ना, किसी भी नाम से आप उसको पुकार सकते हैं, तो वह अपने मजदूर या अपने कर्मचारी या वर्कर्स के जो वेजेस से, सैलरी से एक प्रकार से अन्यायोचित जो कटौती है वह करते थे। किसी भी बात के पैसे काट लिए उनकी मजदूरी से, ये बोलकर कि आप आज लेट आए हैं 5 मिनट तो आपके 1000 रुपये कट गए, ठीक है ना। या किसी कारण से जैसे आपने थोड़ा सा जो एक प्रकार से खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, लंच कर रहे हैं, और उस दौरान यदि आपने थोड़ा सा ही इधर उधर थोड़ा सा कचरा बिखेर दिया, ठीक है ना, साफ सफाई नहीं रखी, तो आपका जो है उसमें से डिडक्शन कि आपने साफ सफाई नहीं रखी तो इसलिए ये जो है आप पर इसी प्रकार से कटौती कर दी। ये उसी प्रकार का सिस्टम था जैसे कई स्कूलों में जैसे जो बच्चों पर फाइन लगाए जाते हैं कि यदि आप जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यदि आपने हिंदी का एक वर्ड्स में बोला तो आप पर 5 रुपए का फाइन, यदि आपने 2 बार बोला तो उस पर 10 रुपए का फाइन। तो इसी प्रकार से बात बात के जो फाइन है वह वर्कर्स पर जो उनके सर्विस प्रोवाइडर थे या एम्प्लॉयर थे उनके द्वारा लगाए जाते थे। और कई बार तो ऐसा हो जाता था कि पूरी की पूरी जो एक प्रकार से जो वेजेज है या सैलरी है वर्कर्स का वह उन कटौतियों में जो है चली जाती थी, और जो कैश इन हैंड की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं मिलता था। या कई बार जैसे किसी को 5000 रुपये सैलरी मिल रही है, 5000 में से 3000 रुपये उन्होंने काट ली और लास्ट में उनको 2000 रुपये मिलते थे। इस प्रकार से ढेरों जो कटौतियां थी जो अनजस्टिफाइड थी, जो एक प्रकार से वर्कर्स का या जो एम्प्लॉयज थे, लेबरर्स थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन था, ठीक है ना। किसी प्रकार से वो जो वेजेस से जो डिडक्शन है, जो कटौती की जाती थी वह जस्टिफाइड नहीं थी। एक तो वर्कर्स को इतना बहुत कम पैसा मिलता और फिर उसके बावजूद आप बिना किसी वैलिड रीजंस के यदि उनकी वजह से कटौती करते हैं तो वो किस प्रकार से जस्टिफाइड हो सकता है, ये आप भी समझ सकते हैं। परंतु जब तक उस समय जब इस प्रकार का जब लॉ नहीं था तो ऐसे ही जो भी फैक्ट्री ओनर थे या एम्प्लॉयर थे, सर्विस प्रोवाइडर, वो इस तरीके का जो बिहेव है वो रेगुलर बेसिस पे अपने कर्मचारियों और वर्कर्स के साथ किया करते थे। और इस एक्ट के बनने के बाद इन सरकार ने इस लॉ के द्वारा पहले से ही डिफाइन कर दिया कि कौन कौन सी कटौतियां हैं जिनको कि एक सर्विस प्रोवाइडर या एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी की तनख्वाह से, सैलरी से या वेजेस से काट सकता है, और किस प्रकार की कटौतियां हैं वो अनऑथराइज्ड है, एक प्रकार से अनाधिकृत है। यानी यदि देखिए जो डिडक्शंस अलाउड हैं, यदि उनके बाहर जाकर किसी प्रकार के डिडक्शन, अनऑथराइज्ड डिडक्शन एम्प्लॉयर या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा की जाती है तो उस केस में उस पर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है ना। और जो वर्कर्स है वो शिकायत दर्ज कर सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो एक रिलीफ देता है फ्रॉम द अनऑथराइज्ड डिडक्शंस आउट ऑफ द सैलरी और वेजेस ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझे कि कौन कौन सी यहाँ पर मैंने लिखा है ऑथराइज्ड डिडक्शंस, यानी जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे उन सब की कटौती की जा सकती है एक वर्कर्स के वेजेस से, सैलरी से। उनके बाहर किसी भी प्रकार की जो कटौती है वो अनऑथराइज्ड है, एक प्रकार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है ना, एक और अनजस्टिफाइड है, राइट। तो शुरुआत करते हैं ऑथराइज्ड डिडक्शंस में। फर्स्ट है फाइन।
यानी किसी प्रकार का जुर्माना यदि जो है का सिस्टम है तो फाइन जो है वो कर्मचारी पर लगाया जा सकता है यदि वो सही तरीके से काम नहीं करता है या गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो फाइन्स की कटौती की जा सकती है। फाइन्स के संबंध में भी बहुत सारे रूल्स हैं, उन रूल्स को ध्यान में रखकर ही फाइन्स काटा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए ये है सेक्शन 7 और सब क्लोज 1 में इसको डिफाइन किया गया फाइन को। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रूल्स क्या है फाइन की, ठीक है ना। फाइन की कटौती की जा सकती है पर फाइन के रूल्स को हमें समझना जरूरी है। ये रूल है, इनको सेक्शन जो है 8 में डिफाइन किया गया है। अब देखिए रूल समझते हैं। फर्स्ट, नोटिस बोर्ड ऑफ फाइन्स मस्ट बी डिस्प्लेड। नोटिस बोर्ड ऑफ फाइन्स must be displayed in the work premises देखिए यदि फाइन की व्यवस्था फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्रियल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर की गई है कि देखिए फाइन हमेशा बुरी बात नहीं होती है, ठीक है ना। कई बार फाइन है वह व्यक्ति को क्या है सही तरीके से काम करने के लिए जो एक तरह से सही तरीके से व्यक्ति काम करे इसलिए लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप यदि हेलमेट नहीं पहनते तो उस पर जुर्माना है, ठीक है ना। तो हेलमेट का पर्पज क्या है? क्या आपसे जुर्माना वसूलना है? बिल्कुल नहीं। हेलमेट का पर्पज है कि आप सुरक्षित रहे, आपका जीवन सुरक्षित रहे और आप जो राइड कर रहे हैं वह एक प्रकार से सुरक्षित रहे, ठीक है ना। इसके लिए आप पर जुर्माना लगाया जाता है या आपको फोर्स किया जाता है कि आप जो है हेलमेट पहने जब भी आप जो है अपने बाइक पर या स्कूटर पर ड्राइव करें। तो यहाँ पर देखिए यदि कोई फाइन की व्यवस्था है तो उसके बारे में सबसे पहले क्या करना है, नोटिस बोर्ड ऑफ फाइन मस्ट बी डिस्प्लेड इन द वर्क प्रीमाइसेस। जिस भी भवन में, जिस भी बिल्डिंग में ये वर्कर काम कर रहे हैं, यदि उसमें फाइन की व्यवस्था है तो उस फाइन के संबंध में नोटिस बोर्ड पर सूचना होनी जरूरी है और एक प्रकार के नोटिस बोर्ड को भी प्रदर्शित करना जरूरी है जिसमें फाइन की राशि क्या है, फाइन के संबंध में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उन सब की जानकारी, ताकि वर्कर्स को इस बात की जानकारी रहे कि यदि वो किसी नियम का पालन नहीं करते हैं तो उन पर फाइन लग सकता है और वो किस प्रकार लगेगा, राइट। नेक्स्ट है give opportunity to employee, give opportunity to employee to show the cause, to show the cause against the fine imposing, against the fine imposing। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि यदि किसी वर्कर पर किसी प्रकार का जो फाइन है यदि वह लगाया जा रहा है तो उस केस में उस वर्कर को, जो कर्मचारी है, उसको एक अवसर देना है कि उसको कि वह अपनी बात रख सके, ठीक है ना, अपना पक्ष रख सके कि भाई क्यों उससे गलती हुई है, ठीक है ना। बिना अवसर रखे, बिना वर्कर्स का जो प्रेजेंटेशन या जो उसका मत है उसको सुने बगैर जो है उस पर फाइन नहीं लगाना है। वर्कर्स की, एम्प्लॉयज की बात को सुनना है, उसको एक अवसर देना है, ठीक है ना, और कोशिश करना है कि फाइन जो है ना लगाया जाए, ठीक है ना। यदि
जो भी कार्य किया है वो जस्टिफाइड है, ठीक है ना, वो सही था, उसने जानबूझकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती है, तो फिर उस जो फाइन की राशि है या फाइन है उसको टालना, अवॉइड करने का कोशिश करना है, ठीक है ना। फाइन तो लास्ट रिजोर्ट है, ठीक है ना, एक लास्ट जो तरीका है किसी कर्मचारी को समझाने का, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक संभव है उसको ऐसा नहीं बनाना है कि फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज एक ही है, सिर्फ वसूली करना फाइन के रूप में, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि वर्कर्स को एक अवसर देना है कि वह अपनी बात रख सके, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन, मैक्सिमम amount of fine must not be more than more than 3% of his wages, 3% of his wages। अब देखिए ये लिमिट भी है, वो गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दी। यदि किसी वर्कर पर फाइन लगाया जा रहा है, जस्टिफाइड है फाइन लगाना, तो उस केस में अधिकतम जो फाइन है, जुर्माना कितना हो सकता है, उसकी सैलरी का 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 100 रुपए किसी को डेली का वेजेस मिल रहा है तो उस पर अधिकतम 3 रुपए का फाइन लग सकता है, 3 रुपए से ज्यादा फाइन नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब वो बात गई कि या वो जमाना चला गया जब आप 100 रुपए की सैलरी में से 50 रुपए काट लेते थे, 50% सैलरी जुर्माने के रूप में, ठीक है ना। तो सरकार ने फिक्स कर दिया मैक्सिमम जो सेलिंग है, यानी जो लिमिट है फाइन का, वो है सैलरी के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइन शुड नॉट इम्पोज्ड, फाइन शुड नॉट imposed on any person, on any person or employee, person or employee who is under 15 years, who is under the age of 15 years। अब ये बहुत बढ़िया बात यहां पर लिखी है कि जिस किसी कर्मचारी का या व्यक्ति का या वर्कर का एज यदि 15 साल से कम है तो उस पर किसी प्रकार का जो फाइन है वह नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। 15 साल से कम व्यक्ति के या वर्कर है तो उस पर जो है फैक्ट्री ओनर या जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, वो फाइन नहीं लगा सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइन इम्पोज्ड ऑन टाइम ओनली, सॉरी फाइन इम्पोज्ड वन टाइम ओनली। फाइन imposed one time only। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे स्कूल में सिस्टम कई बार किसी
यदि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें हिंदी बोलने पर बच्चे पर फाइन, जितनी बार यदि वो हिंदी बोलेंगे उतनी बार फाइन, ठीक है ना। सपोज कीजिए ये एक बार हिंदी बोलने का या अपनी लोकल लैंग्वेज बोलने पर 5 रुपये फाइन, तो फिर यदि उसने 3 बार बोला तो 15 रुपये फाइन, ठीक है ना। जितने टाइम मिस्टेक उतने टाइम फाइन। बट यहाँ पर क्या सिस्टम है, द पेमेंट ऑफ बेसिस एक्ट में जो अब एक बार जो मैक्सिमम है वो आप किसी को फाइन लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा फाइन नहीं लगा सकते, ठीक है ना। एक दिन में केवल एक बार, यदि फ्यूचर में भी गलती करता है तो फिर आप उस पर दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन एक दिन में एक से ज़्यादा बार फाइन इम्पोज नहीं कर सकते। उसके बाद हम इन पॉइंट्स को आप पहले नोट करें, फिर जो अदर पॉइंट्स है फाइन से रिलेटेड जो रूल्स है उनको भी हम समझेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर रूल फाइन से संबंधित। फाइन शुड नॉट रिकवर्ड, फाइन शुड नॉट रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट, अब देखिए जो फाइन लगाया गया है किसी भी वर्कर्स पर, ठीक है ना, यदि 100 रुपए का फाइन है या 50 रुपए का फाइन है तो वो एक साथ रिकवर करना है, इंस्टॉलमेंट में रिकवर नहीं करना है कि आपने 2 रुपए पहले दे दिए बाकी फिर किस्तों में दे रहे हैं फाइन की राशि को, ठीक है। देखिए यदि कभी आप पर फाइन लगा है, ठीक है, लगना नहीं चाहिए, बट यदि आप हेलमेट नहीं पहन के जा रहे हैं कभी, या आपने कहीं जो है रोड्स के जो रूल्स हैं जो उनको फॉलो नहीं किए हैं, तो जो फाइन की राशि वो एक साथ जो है आपको पे करनी है। ऐसा नहीं होता कि यदि 500 रुपये का फाइन है तो आप 5 किस्तों में उसको पे कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 नंबर पॉइंट, फाइन शुड बी रिकवर्ड, फाइन should be recovered in 90 days of such happening, in 90 days of such happening, अब देखिए जो भी फाइन लगाया जाता है किसी भी सही तरीके से यदि कर्मचारी अपने काम को नहीं करता तो उस फाइन को लगाने के बाद, ठीक है, जिस दिन उस पर फाइन लगाया है उस फाइन की राशि को उस घटना के 90 दिनों के भीतर वसूल करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 नंबर पॉइंट्स का। imposed on the day, imposed on the day that on the day act or omission made
हैपनिंग। अब देखिए, जो फाइन लगाया जाता है वह उसी दिन लगाना चाहिए जिस दिन की कर्मचारी ने कोई भूल की है या कोई भी ऐसा काम किया है, ठीक है ना, जो नियमों से हटके जिस दिन किया है उसी दिन फाइन लगाना। ऐसा नहीं 2 दिन पहले किसी ने कोई बात या कोई कार्य समय पर नहीं किया और आपने फाइन लगा रहे हो 10 दिन के बाद में, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। फाइन उसी दिन इम्पोज करना है जिस दिन कर्मचारी ने भूल की है या ऐसा कोई कार्य किया है जो एक अनवांटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट क्रेडिटेड, it should be credited to common fund and utilize for benefit of the employees. अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले जो एम्प्लॉयर है या सर्विस प्रोवाइडर है, जो ओनर है फैक्ट्री का, वह क्या करते थे, जो फाइन के रूप में जो कर्मचारी है, वर्कर्स है, उनकी सैलरी या वेजेस से राशि काट लेते थे, अमाउंट जो है डिडक्शन कर लेते थे और उसके बाद एक प्रकार से अपने खुद के लिए उसका यूज करते थे, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर ये नियम कर दिया कि जो भी डिडक्शन की जाएगी, ठीक है ना, उस सभी फाइन की राशि को या डिडक्शन की राशि को एक जो कॉमन फंड है, ठीक है ना, एक उसमें उनको जमा किया जाएगा और उस पैसे का जो यूज है उसको कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए जो है, या कर्मचारी है या वर्कर्स है उनके बेनिफिट्स के लिए उस पैसे का, फाइन की राशि का यूज करना है। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री ओनर उसको अपने पर्पज के लिए यूज में ले, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट जो ऑथराइज डिडक्शन है वो फाइन है, ठीक है ना। फाइन के संबंध में ये जो रूल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब हम जो सेकंड ऑथराइज डिडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इन्हें नोट कर ले पहले। सेकंड जो डिडक्शन है वो है डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। डिडक्शन फ्रॉम एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अब देखिए, यदि कोई भी वर्कर अपने ड्यूटी या ड्यूटी से एब्सेंस रहता है, अनुपस्थित रहता है, काम पर नहीं आता है, ठीक है ना, एब्सेंट रहता है, तो उस केस में भी जो है उसकी वेजेस से, सैलरी से कटौती की जा सकती है, ठीक है। और क्या नियम है इसके संबंध में, इनको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। रूल्स क्या है? फर्स्ट है, इट मस्ट बी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर। It must be
deducted by the employer for the 1 day or for any period। अब देखिए, यदि कोई वर्कर अपने काम से एब्सेंट रहता है 1 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए, तो फिर उसके वेजेस से, सैलरी से कटौती की जा सकती है। ठीक है ना। अब छुट्टी वाले दिन रहता है वो अलग बात है, लेकिन जिस दिन उसे काम पर आना चाहिए, वर्किंग डे था, उस दिन यदि एब्सेंट रहता है, ठीक है ना, बिना किसी प्रकार के जो हॉलीडे के, ठीक है ना, या जो भी उसे छुट्टियां जो मिलती है निर्धारित नियमों के अनुसार, उसके अलावा यदि वह छुट्टी पर रहता है, काम से एब्सेंट रहता है, तो फिर कितने दिनों के लिए रहे उसकी वजह से सैलरी से कटौती की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड, जो रूल क्या है। एम्प्लॉय रिफ्यूजेस टू वर्क, एम्प्लॉय refuses to work without proper reason, when he is present for the workplace, present for work then it deemed to be absent from duty। अब ध्यान से समझे इसको। देखिए, एक वर्कर है और वह काम के लिए फैक्ट्री में आया है, काम करने के लिए, बट फैक्ट्री में पहुंचने के बाद बिना किसी वैलिड रीजन के, और वो कह देता है मैं काम नहीं करूंगा आज, ठीक है, और कोई वैलिड रीजन नहीं है, तो उस केस में उसको क्या माना जाएगा, प्रेजेंट या एब्सेंट। तो उस केस में उसे ड्यूटी से एब्सेंट माना जाएगा और उसकी वजह से सैलरी से उस बात के लिए कटौती की जा सकती है। ठीक है। एक तो व्यक्ति फर्स्ट वाले में था, फर्स्ट जो रूल है उसमें नियम है कि यदि वर्कर्स जो है वर्किंग प्लेस पर पहुंचता नहीं है, फैक्ट्री में आता नहीं है, घर पर ही रहता है, ठीक है ना, तो उसको हम एब्सेंट मानेंगे और उसकी कटौती की जा सकती है। एक ऐसा भी वर्कर है जो फैक्ट्री में आ गया है परंतु काम करने से उसने मना कर दिया है बिना किसी वैलिड रीजंस के, तो फिर उस केस में भी उसको भी हम एब्सेंट मानकर जो है वेजेज या सैलरी से उसकी कटौती कर सकते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी आप नोट करें। उसके बाद हम अदर जो ऑथराइज डिडक्शन है, दो हमने पढ़ लिया, फाइन और डिडक्शन फ्रॉम एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। देखिए, यदि छुट्टी से कोई व्यक्ति अपने ड्यूटी से यदि अनुपस्थित रहता है तो उसकी भी कटौती की जा सकती है। ओके, इनको मैं साफ कर दूंगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे डिडक्शन फॉर डैमेजेस और लॉस। डिडक्शन फॉर डैमेजेस और लॉस। अब देखिए किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया है वर्कर्स ने फैक्ट्री की संपत्ति को, या जानबूझकर उसने ऐसा कोई मिसकंडक्ट किया है, तो उस केस में भी जो है उस लॉस के लिए भी जो वर्कर्स है उसकी सैलरी से कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिडक्शन फॉर सर्विस रेंडर्ड। डिडक्शन फॉर सर्विस रेंडर्ड। अब यदि किसी प्रकार की जो सेवाएं जो है फैक्ट्री ने जो है या एम्प्लॉयर की तरफ से एक्स्ट्रा सेवाएं यदि वर्कर्स को दी जाती हैं, जिनके लिए पहले डिसाइड किया जा चुका था कि वर्कर्स के द्वारा उनका पेमेंट किया जाएगा, ठीक है ना, तो फिर उन बात के लिए भी कटौती की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल है कि एक फैक्ट्री ओनर है, उसने कहा कि किसी वर्कर को 20,000 रुपये जो है सैलरी मिलेगी या 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी, लेकिन जो है फैक्ट्री के अंदर जो रहने का भी जो फैसिलिटी है, ठीक है ना, क्वार्टर्स बने हुए, यदि वर्कर्स उन क्वार्टर्स का यूज करता है तो वर्कर्स की सैलरी से 2,000 रुपये की कटौती की जा सकती है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर यदि किसी प्रकार की एडिशनल सर्विस रेंडर की गई है, जो अवेलेबल की गई है वर्कर्स को, वर्कर्स ने उसका बेनिफिट उठाया है, तो उसकी कटौती भी जो है की जा सकती है। इसमें आप ध्यान रखें, फर्स्ट है डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन। डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन। नेक्स्ट है डिडक्शन फॉर सर्विसेज एंड अमेनिटीज। डिडक्शन फॉर सर्विसेज एंड अमेनिटीज। अब देखिए किसी प्रकार की जो सर्विस यदि दी गई है तो उनके लिए भी कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस। अब देखिए यहाँ पर यदि किसी वर्कर ने फैक्ट्री ओनर से या एम्प्लॉयर से कोई एडवांस राशि प्राप्त की है, ठीक है ना, जैसे महीने के शुरुआत में ही यदि वर्कर्स को जो सैलरी देखिए मंथ के एंड में मिलती है, ठीक है, लेकिन यदि महीने के बीच में वर्कर्स को पैसे की जरूरत है तो वो एडवांस भी ले सकता है। यदि उसने कोई एडवांस लिया है तो उस एडवांस के अमाउंट का भी वर्कर्स की सैलरी से है कटौती की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन विद इंटरेस्ट। अब देखिए यदि वर्कर्स ने फैक्ट्री से या अपने एम्प्लॉयर से कोई लोन लिया है तो फिर जो है सर्विस प्रोवाइडर है या एम्प्लॉयर है वह वर्कर्स की सैलरी से उस लोन की इंस्टॉलमेंट को और उस पर जो ब्याज है उसकी कटौती कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ हाउस बिल्डिंग
संस्थान ऐसे होते हैं जैसे बैंक्स वगैरह है या कुछ अदर संस्थान है जो अपने कर्मचारियों को घर बनाने के लिए लोन की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट पर। तो उस केस में जो यदि किसी वर्कर्स ने संस्थान से लोन लिया है तो उस लोन की राशि को भी उनकी सैलरी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अब देखिए कोई इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो फिर जैसे जो टीडीएस हम बात करते हैं, जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है ना, तो उसके रूप में भी जो है वर्कर्स की सैलरी में से काटा जा सकता है, वो भी एक ऑथराइज्ड डिडक्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिडक्शन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। डिडक्शन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब देखिए कोर्ट ने किसी प्रकार का आदेश दिया है कर्मचारी की सैलरी से, वेजेस से कोई कटौती करने का, तो फिर उसकी भी कटौती की जा सकती है, ठीक है ना। अब एक इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं आपको जो है आप पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपसे जुड़ा हुआ। आप कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और एक दिन आप जा रहे थे और हुआ क्या कि जो आप बिना हेलमेट के जा रहे थे या आपने जो भी रोड सेफ्टी गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं किया, आप पर 5,000 रुपये का ड्राइविंग के दौरान जुर्माना लगा। अब आप उस जुर्माने की राशि को जमा नहीं करवाते हैं तो फिर क्या हो सकता है, यदि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कोर्ट में जाता है, कोर्ट फिर आप जिस कंपनी में काम करते हैं उनको कहता है कि भाई ये जो 5,000 रुपये जो इन पर जुर्माना लगा है उनको आप उनकी सैलरी से काटकर हमारे डिपार्टमेंट में जमा करवाएं, तो फिर कोर्ट के आदेश से आपकी सैलरी से वह पैसा काटा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिडक्शन फॉर पेमेंट टू डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन। अब देखिए यदि कहीं पर कर्मचारियों का पीएफ काटा जा रहा है तो उस केस में कर्मचारी के हिस्से का, ठीक है ना, पीएफ जनरली क्या होता है 10% जो एम्प्लॉय है वो कंट्रीब्यूट करता है पीएफ फंड में और 10% है वह एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम पहले उसको बढ़ाकर 12% कर दिया। 12% जो है एक प्रकार से जो है गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से और 10% था एम्प्लॉयज की तरफ से, ठीक है। जनरली ये सिमिलर रहता है दोनों पार्टीज की तरफ। तो यदि पीएफ का प्रोविजन है तो वर्कर्स की सैलरी से वर्कर्स के हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन है वो काटा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिडक्शन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखिए यदि ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में कोई ग्रुप इंश्योरेंस परचेज कर रखा है, ठीक है ना, और उस ग्रुप इंश्योरेंस में सामूहिक रूप से सभी के द्वारा जो भी वर्कर हैं कलेक्टिवली यदि प्रीमियम कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में प्रत्येक कर्मचारी के हिस्से का जो प्रीमियम की राशि है वह एम्प्लॉयर काट सकता है, उसको इंश्योरेंस कंपनी के पास जो है जमा कर सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप इन पॉइंट्स को पहले नोट करें।
फॉर डिडक्शन बाय रेलवे, डिडक्शन बाय रेलवे फॉर रिकवरी ऑफ लॉस अब देखिए, यदि आपने कोई रेलवे एसेट्स को नुकसान पहुंचाया है तो उसकी भी कटौती है आपकी तनख्वाह से की जा सकती है। नेक्स्ट है डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन, डिडक्शन फॉर contribution in TM and other national relief fund, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि पीएम रिलीफ फंड में, देखिए ये बहुत सारे फंड बनाए हैं। पीएम रिलीफ फंड का मतलब क्या है कि कोई भी नेशनल डिजास्टर या जो राष्ट्रीय आपदाएं आ जाती हैं, भूकंप है, बाढ़ है, तो उस समय उसके लिए जो है लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए जो है उस कार्य में जो है उनकी लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है, पैसा इकट्ठा किया जाता है। या कई बार क्या है कि जो अदर नेशनल रिलीफ फंड है, ठीक है ना, उसमें भी पैसा इकट्ठा किया जाता है जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो उस जो है उस राशि को यदि कर्मचारी पे करना चाहते हैं, ठीक है ना, उनके डिपार्टमेंट ने एग्री किया है, गवर्नमेंट ने कहा है, तो फिर कर्मचारियों की सैलरी से या वेजेस से उसकी कटौती की जा सकती है। तो ये सभी पॉइंट्स थे जिन्हें आपको ध्यान रखना है। ये ऑथराइज डिडक्शंस है, ठीक है, इन सब की कटौती की जा सकती है। इनके अलावा यदि किसी प्रकार की कटौती जो एम्प्लॉयर के द्वारा कर्मचारियों की सैलरी या वेजेस से की जाती है तो फिर उसको हम अनऑथराइज डिडक्शंस या एक प्रकार से अन्यायोचित, ठीक है, या अनाधिकृत जो है कटौतियों के नाम से जानेंगे। और यदि गलत तरीके से कोई वेजेस सैलरी काटी जाती है तो उसके लिए वर्कर्स के पास एक रेमेडीज अवेलेबल है, लीगल रेमेडीज की, वो कानूनी सहारा ले सकता है और जो है जो भी अनऑथराइज्ड डिडक्शंस है उसको वापस रिकवर कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया है।